मुझे युवा दर्शकों से यही कहना है कि हमें अंतरंग संवाद का अपना सिलसिला हमेशा कायम करना चाहिए सबसे, जिससे मिलिए, क्योंकि जानना ही मानना है। अगर आप किसी को ढंग से जानते हैं तो उससे प्यार किए बिना रह नहीं सकते। तो लेखन में मतलब किस तरह की दिक्कतें आपने देखी कि एक महिला होने के नाते जब आप लिख रही थी, तो क्या कोई खास दिक्कत आई जो आपको लगता है कि अगर आप हाँ, पुरुष होते मुझे तो ना नहीं आती? ये देखो 20 साल तक तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं बहुत सुरक्षित, मेरा घेरा था। और पिताजी के कहने से शुरुआती किताबें और सब मतलब इधर उधर छप भी गई थी। मेरा उपन्यास 21 साल की उम्र में ही आया था। वो उपन्यास एक मासूमा नाज हमारे साथ लड़की पढ़ती थी, जिसकी माँ बहू बाजार में मतलब बहुत बड़ी गायिका थी, उस तरह की गायिका जो घरानेदार गायिका होती हैं। तो उसका जीवन, जो उस तरह के जीवन, इस तरह की स्त्रियां होती हैं जिनके पुरुष नहीं होते, जिनको ऐसे कोठों पे बिठाया जाता, उनके बच्चों पर उसके माध्यम से मैंने बहुत, मेरे जीवन की एक बड़ी घटना है कि उसने अपने जीवन की बातें मुझे बताई। तो मेरा मन इतना उद्वेलित हो गया कि मैंने उस पर लिखा था, बहुत छोटी उम्र में कुछ लिखा था। तो वो उपन्यास बाद में चला, पर छपा। तो इस तरह से पिताजी ने शुरू में सहायता की, क्योंकि प्रकाशक घर वर आते होंगे उनकी किताबें लेने, तो उन्होंने दे दी, तो ये तो उन्होंने मदद की थी। तो मुझे नहीं संघर्ष हुआ था शुरू में। लेकिन जब मैं दिल्ली आई और जैसे यूनिवर्सिटी में काव्य पाठ वगैरह होता था, तो कहीं जब पढ़ने वढ़ने जाते थे, तो वहाँ मुझे, यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि लोग यहाँ पर कविता नहीं सुनते हैं। कभी कभी आवाज़ के बारे में बात करते हैं, कभी चलने के बारे में बात करते हैं। औरत के शरीर में अगर आप पब्लिक स्टेज पे खड़े हैं तो कोई आपको आप क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देता है। आपके दूसरे पक्षों पर ध्यान देते हैं जो मतलब ही नहीं रखते किसी तरह से। आप तो कविता सुनाने आए हैं ना, तो कविता पे बात होनी चाहिए, क्या अच्छा है क्या नहीं, आपके अन्य पक्षों से क्या बात होनी चाहिए, है कि नहीं। ये सब देखा। फिर यहाँ पर और लड़कियों से जब और बड़ी हुई और तरह के लोगों से मुलाकात हुई, और लड़कियों औरतों की भी समस्याएं सुनी, तो ये पता चला कि अगर औरत किसी से बौद्धिक विमर्श करने भी जा रही है, या कोई उसके पास बौद्धिक विमर्श के लिए भी बैठा है, तो ये समाज इतना सामंती है कि लोग 3 बार भी किसी को किसी के साथ बैठे देख लेते थे। वो उस समय की बात कह रही हूँ, जब कैफ़े हाउस, तो लोग सोचते थे कि ये तो इस लड़की ने तो लिखा ही नहीं है, जो इसके साथ बैठा है ना वही उसके लिए लिख ले रहा है। ऐसा मुझे 3-4 लोगों से बात पता चली। वो उन्होंने खुद लिखा था, क्योंकि उनका मैन्युस्क्रिप्ट खुद देखा था मैंने, लेकिन उन्होंने किसी सीनियर पुरुष लेखक को भी दिखाया होगा। आदमी राय लेना चाहता है। हाँ बिल्कुल। तो बाद में एक बहुत बड़ा शगुफा उठा, ये इसके तो सारे वही लिख देते हैं। अच्छा। एक संपादक थे बड़े। तो इस तरह से स्त्री होने से ये सब समस्याएं, बाकी जो घर गृहस्थी चल जाती है, और हम लोगों के भारतवर्ष में 3-4 पीढ़ियां साथ रहती हैं, तो समय की किल्लत तो ज़रूर होती। या तो आपको बहुत सुबह उठ के अपनी लिखाई पढ़ाई ख़त्म कर लेनी होगी, क्योंकि एक बार जब सब उठ जाते हैं तो अभी देखो टिफ़िन ही छूट गया, कुछ ना कुछ हो जाता है। मतलब हर समय चूँकि हर आदमी के लिए सजग होकर खड़े रहना होता है, तो आप अगर पढ़ने लिखने में उस समय लग जाइएगा तो ये काम चलेगा नहीं। वो सबका सब कुछ देखने के बाद फिर समय चुरा के आपको पढ़ना लिखना पड़ता है। या तो रात में जगिए या सुबह देखिए। लेकिन इस तरह की स्थिति जो है वो पुरुषों के लिए नहीं होती है, तो ये मैं तो आपसे सच ही कह रही हूँ ना, आपके सामने की हाँ। बात। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन वो डिपेंडेंट बना दिया जाता है। अब जैसे मैंने अपने बच्चों को नहीं बनाया, अब की माएँ जो है वो तो नहीं बनाती, लेकिन उस समय माएँ भी उतना लाड़ में उनको नहीं कभी बताया जाता था कि कुछ अपना काम खुद भी किया जा सकता है।
तो एक नहीं, खुद मेरे पिताजी भी घर का काम खुद नहीं करते थे। घर के काम में वो माँ के पीछे खड़े रहते, लेकिन उनको आता नहीं था खाना बनाना वगैरह। उस पीढ़ी में नहीं आता था, हमारी पीढ़ी में भी लोगों को आता नहीं, आता भी होगा तो सूझता नहीं था कि किया जा सकता है घर का काम। तो जैसे आपकी शादी के बाद, आपकी शादी शायद कम उम्र में अरेंज्ड ही, और अरेंज्ड मैरिज हुई थी, तो पिताजी नहीं थे। इसके बाद मतलब कोई दिक्कतें आपको आई या फिर उसके बाद आपको ज़्यादा सपोर्ट मिला? दिक्कत तो नहीं आई, क्योंकि पिताजी ने यही देखा होगा कि इनके माता पिता भी शिक्षक थे, विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। अभी मेरी जो सासी टहल रही थी, तो अगर मैं सुबह उठ जाती हूँ और अपना कुछ लिखाई पढ़ाई करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नाराज़ होते हैं या फिर उसी समय कुछ कह। मैं खुद ही ध्यान रखती हूँ कि उनके सब कुछ, जैसे मैंने कहा कि सुबह थर्मस में सब पानी वानी सब कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो जैसे 7 बज गए, इनकी नींद टूट गई 8 बज गए और मैं कुछ लिख रही हूँ, तो इंतज़ार कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि तुरंत ही चीख पुकार नहीं मचाते। इतना सपोर्ट भी बहुत होता है। लेकिन ये है कि किताबें बिखरी रहती हैं तो अच्छा नहीं लगता किसी को भी। मैं किसी के सामने नहीं ज़्यादा पढ़ती लिखती हूँ। जब सब सो जाते हैं या सुबह उठती हूँ तब कर लेती हूँ, क्योंकि सामने में एक तो मेरे पास अपना एकांत होता है अकेले, तो मुझे ज़्यादा मेरे अपने से संवाद ज़्यादा पूरा होता है। किसी के सामने बैठने पर मेरा ध्यान उसी की ओर चला जाता है। तो ये तो एक बात है। तो आपने इतनी सारी किताबें आपकी छपी हैं, सबसे प्रिय किताब आपकी कौन सी है जिसे आप कहेंगे कि इसको छपवाने में या इसको सब तक पहुंचाने में भी बहुत वक्त लगा और ये सबसे प्रिय भी है मेरी? मेरा ना 10 द्वारे का पिंजरा एक उपन्यास और एक थेरी गाथा टोकरी में दिगंत है, वो कविता संग्रह है। वो मैंने बहुत मनोयोग से लिखा था और उसमें मुझे 2-3 चरित्र थे मेरे जीवन के जो मेरे भीतर लगातार धड़कते रहे, मेरे भीतर एक गांव बसा के रहते रहे। तो उन चरित्रों के बारे में मैं लिख पाई, इससे मुझे बहुत संतोष हुआ। जैसे एक पंडिता रमाबाई थी, एक ढेलाबाई थी और उसके अलावा कुछ बौद्ध भिक्षुणियाँ थीं जिनके बारे में मैंने पढ़ा था। आम्रपाली जैसे हमारी गांव की थी, मतलब जहाँ हम लोग हैं वहीं पर। तो इन चरित्रों के साथ मैं बचपन में बहुत अंदर मेरे वो टहलते थे। तो जब मैं उनके बारे में लिखने लगी तो मुझे बहुत संतोष हुआ और मैंने सोचा कि अभी के ये जो प्रश्न हैं बहुत सारे, जैसे होता क्या है कि अभी के समय के जितने भी प्रश्न हैं आपको उद्वेलित करते हैं। जब भी अन्याय का कुछ होता है या किसी के साथ अनाचार होता है तो बहुत ज़्यादा आदमी उद्वेलित हो गया है और वर्तमान में उसके उत्तर नहीं मिलते तो अतीत में भी जाके देखता है, कुछ कल्पना में भी जाके देखता है। तो ये एक तरह का झूला हो जाता है जिस पे बैठ के आप पींग लेते रहते हैं आगे पीछे। तो उसमें आदमी को बहुत ज़्यादा, उसमें जिन चरित्रों से वो प्रश्न सुलझाने में मदद मिलती है, जैसे मुक्ति का, मोक्ष का प्रश्न मेरे सामने बहुत बड़ा था। हम लोग जिसको अंग्रेज़ी में लिबरेशन कहते हैं और सैल्वेशन कहते हैं, दो शब्द हैं। आध्यात्मिक मुक्ति को मोक्ष कहते हैं और ऐसे सामाजिक मुक्ति को लिबरेशन कहते हैं। लेकिन मुझे दोनों के संबंध पे मैं बहुत विचार करती थी कि कहाँ तक मुक्ति किसी की सरहद है, और हमारे यहाँ मुक्ति दोनों को कहते हैं। तो उस पर मैं सोचती हुई मुझे थेरी गाथाओं की उन चरित्रों से, पंडिता रमाबाई से और ढेलाबाई जो कोठे की ही थी, और हमारे मुजफ्फरपुर में उनका बहुत प्रसिद्ध कोठा था और भिखारी ठाकुर के गुरु थे महेंद्र मिश्र, उनके लिखे हुए गीत वो गाया करती थी। उन दोनों का प्रेम संबंध था बहुत अव्यक्त सा। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन के समय में उन्होंने अपने कोठे से अखबार निकाला था जागरण का, तो उनका चरित्र भी मुझे बहुत प्रभावित करता था।
और जैसे मध्य वर्ग में होता है, मैं चूँकि ज़्यादा स्त्रियों के बीच में ही रही तो स्त्री चरित्र ही पढ़ाई में भी, लेकिन जिन पुरुष चरित्रों के बारे में पढ़ा वो भी, उनमें से भी कुछ चरित्र थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उन सब से संवाद करके अभी के प्रश्नों पर जो मंथन किया और उत्तर उभरे वो मैंने लिखे, तो उससे मुझे संतोष हुआ। जी, तो आपने बहुत सारा स्त्री पर जैसे लिखा है, तो मैं ये आखिरी सवाल के साथ इसको संपन्न करना चाहूँगी हमारे इंटरव्यू को, कि जब आपका समय था, जब आप कॉलेज में थी और उस यौवन में जब था, और अभी में जो स्त्रियों की स्थिति है वो किस तरह से बदली है और आपको वो किस तरह से इंस्पायर करती है लिखने के लिए? नई लड़कियों का, वही मैंने कहा, आत्मविश्वास जो बढ़ा है और माता पिता का भी उन पर विश्वास बढ़ा है, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। पहले ना माता पिता समझते थे कि बच्चियाँ दिया हैं और उनको दोनों तरफ से ओट दे दो ताकि दिया की लौ बुझे नहीं। अब माता पिता विश्वास व्यक्त करते हैं। और जब दूसरा है कि पहले 20-22 बरस तक उनको ज़बरदस्ती शादी करनी ही होती थी, अब उनको भी उनका भी करियर बनाने दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि ठीक है आप चयन कर सकती हैं। और वर्ग की, जाति की और धर्म की भी कई बार दीवारें टूट जाती हैं। मतलब मुझे ये बात अच्छी लगती है, सहजीवन में भी जो लड़कियां रहती हैं उनको स्वस्ति मिलती है, मतलब ये सब मुझे अच्छी बातें लगती है। सहजीवन के बारे में मेरी स्थापना है कि अगर बच्चे होने हैं तब तो विवाह कर ही लेने में भला है। अगर बच्चे नहीं चाहते हैं आप, तो सहजीवन में भी कोई बुराई नहीं है। और दोनों की अगर नौकरी है और दो बच्चे नहीं चाहिए तो सहजीवन में कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर एक व्यक्ति को नौकरी है, एक व्यक्ति को नौकरी नहीं है और बच्चे भी चाहिए, तो सहजीवन में बहुत खतरे हैं। ये मैंने देखा, क्योंकि होता क्या है कि एक व्यक्ति को तो नौकरी है, दूसरे की नहीं है, तो छोड़ के अगर कोई बीच राह चला गया तो फिर वो फजीयत में पड़ जाता है जिसको छोड़ा जाता है, क्योंकि उसके पास नौकरी भी नहीं। फिर ये हमारा समय ऐसा है कि कच्ची नौकरियां हैं और कच्चे संबंध हैं, मतलब एडॉक ही सब कुछ है, कॉन्ट्रैक्चुअल। तो उस तरह का स्थायित्व जो है वो तब तक, जब तक मन में विश्वास पूरा जम नहीं जाता, तब तक विवाह किया जाए, ये मैं नहीं मानती कि ऐसा करना चाहिए। ये सब मुझे अच्छी बात लगती है कि विश्वास व्यक्त पहले हो जाए, फिर आप अपने आराम से, ये सब मुझे फिर अब बहुत बराबरी से लड़कों में भी परिवर्तन आया है, बहुत बराबरी से वो लड़कों को देखते हैं। मारपीट की घटनाएं मध्य वर्ग में तो ज़रूर कम हुई। इतना तो पहले हर बात में थप्पड़ चल जाता था, छोटी सी गलती पे भी। अब तो मुझे नहीं लगता कि मध्य वर्ग के लड़के तो नहीं करते। शिक्षित मध्य वर्ग में ये बातें खत्म हुई हैं। तो आज के लिए हमारे साथ इतनी सारी आपने बातें की, अपने बचपन की बातें की। कोई ऐसी याद आपके जीवन में है जो आपको मतलब बहुत प्रिय है, जो बड़े होने के बाद या विवाह होने के बाद की कोई ऐसी बात है जो हमेशा आपको मुस्कान दे देती है जब भी आप उसके बारे में सोचती हैं? तो हमारी एक छोटे छोटे स्कूल होते थे, अंग्रेज़ी स्कूल उन दिनों एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी, वो डिसलॉज हो रही थी, तो वो छोटे शहरों में भी एक अपना अंग्रेज़ी माध्यम का स्कूल चलाने लगती थी। तो एक हमारी टीचर थी मिसेस हॉलिंग्सवर्थ, वो होली से बहुत डरती थी, वो रंगों से। वो कहती थी कि होली इज़ द मोस्ट अनहोली फेस्टिवल ऑफ तो एक बार लड़कों ने क्या किया, उनके शावर में रंग ऊपर खोल के शावर रंग और वो तो बंद हो जाती थी, तो उससे कोई खेलता नहीं था। तो लोग, माता पिता भी नहीं खेलने देते थे कि वो एंग्लो इंडियन है, उनको अब लगेगा, उनको नहीं माने तो मत खेलो। तो अब उसके बाद, लेकिन अब उसके वजह से शावर उन्होंने खोला, वो पूरा रंग ये मुझे दृश्य नहीं। फिर ना वो बहुत जाते समय फिर हंसने लगी। ये मुझे उनका वो चला गया। जब पहले तो हमें लगा कि बहुत हंगामा होगा, बगल के ही घर में वो मतलब रहती थी,
लेकिन पहले तो बहुत बोली बोली, जब उसके बाद लड़के जिन्होंने रखा था उनको पकड़ के उनके सामने लाया गया तो पता नहीं क्यों उनको हंसी आ गई। तो वो हंसी मुझे कभी नहीं भूलती। वैसे वो बहुत सख्त थी, रूलट ऐसे करके ऐसे पीटती थी, अगर नाखून ना काटो चाहे कुछ भी तो तिरछा करके। लेकिन उस दिन वो हंस पड़ी, तो जो आदमी कभी नहीं हंसता जब वो हंसता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हमें भी आपकी मुस्कान ऐसे ही अच्छी लगती है, आप हर बात को बताते हुए इतना हंसती हैं इतने प्रेम से। तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी बातें आज मिल गई हैं और बहुत सारी कविताएं भी आपके लिए हमने अनामिका जी से रिक्वेस्ट करके शूट की हैं, तो जो आप देख सकेंगे। तो कोशिश रहेगी कि हम फिर से किसी दिन मुलाकात करें और भी ढेर सारी बातें करें। लेकिन आप कुछ आखिरी बात हमारे प्यारे से दर्शकों के लिए कहना चाहें? मुझे युवा दर्शकों से यही कहना है कि हमें अंतरंग संवाद का अपना सिलसिला हमेशा कायम करना चाहिए, सबसे जिससे मिलिए, क्योंकि जानना ही मानना है। अगर आप किसी को ढंग से जानते हैं तो उससे प्यार किए बिना रह नहीं सकते। जैसे हर कैमरा वाला जानता है कि हर व्यक्ति का चेहरा किसी न किसी एंगल से सुंदर होता ही है, उसी तरह से हर व्यक्ति किसी न किसी एंगल से प्यार करने लायक होता ही है। अगर आप उससे अंतरंग बात कर लेंगे तो आपको वो कोना मिल जाएगा और आप उससे प्रेम करेंगे तभी जब आप उसको जानेंगे। जानना ही मानना है, यही बस रखिए याद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी खूबसूरत बात कहने के लिए, और शायद इसी के साथ हम इसको भी पूरा करते हैं। आप सभी का शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। जुड़े रहिए उन्वान के साथ। नमस्कार।